आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक किसान उत्पादक संगठन के गठन की कहानी जहां अनोखी है वहीं प्रेरणा देने वाली भी है। आज मंडी.com की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बात 2019 की है, जब मध्य प्रदेश के हरदा जिले में कुछ किसानों ने बड़ी उम्मीदों के साथ किसान उत्पादक संगठन का गठन किया। इसका मकसद आसपास के हजारों किसानों की समस्याओं को हल करना और खेती बाड़ी के काम को आसान बनाना था। ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन इस एफपीसी के सदस्यों के इरादे मजबूत थे, तो आगे का रास्ता भी तैयार होता चला गया। शुरू में एपीओ शब्द जब हमने सुना तो उसके बारे में हमने रिसर्च किया और ये ध्यान में आया कि जो मोदी सरकार ने एपीओ का कॉन्सेप्ट शुरू किया है उससे हमको भी लाभ उठाना चाहिए। तो हमने 10 लोगों ने मिलकर और 10 किसानों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उसको हमने नाम दिया एग्रोनिको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। और उसके बाद 2019 में 1 मई को हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई और वहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की। यहाँ के क्षेत्र में किसानों के पास अलग अलग प्रकार की समस्याएं और अलग अलग प्रकार का जो समस्याएं उनको लेकर हमारे मन में कुछ सवाल थे कि इनको हमको हल करना चाहिए और यही कार्य करने के लिए हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई। इस किसान उत्पादक संगठन के गठन की कहानी अनोखी है। जिन किसानों ने मिलकर इसके गठन का फैसला किया उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने किसान उत्पादक संगठन का नाम भी नहीं सुना था। जब हरदा में एक कृषि अधिकारी से इसके बारे में सुना तो मन में इसके गठन का विचार पैदा हुआ और इसके बाद का सफर, जैसे कि इसका गठन कैसे होता है, कितनी पूंजी चाहिए आदि कई सवाल थे, जिसकी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से जुटाई गई, जो बेहद रोचक है। हमारे हरदा में एक अधिकारी कृषि विभाग में आए हुए थे, कपिल जी बेड़ा। वो उनके पास में बैठा था तो उनसे मैंने पूछा कि हमको आगामी भविष्य में इस प्रकार से हमको कुछ कार्य करना है। तो उन्होंने ये कहा कि आप एपीओ बनाइए। एपीओ शब्द उनके मुंह से मैंने पहली बार ही सुना था और फिर घर आकर मैंने गूगल पर उसको पूरा सर्च किया और कैसे एपीओ कार्य करता है, उसकी क्या कार्य पद्धति है, उसमें किस प्रकार से जोड़ कर लोगों को अपन कार्य कर सकते हैं, उसका कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के पश्चात फिर हम 10 लोगों ने हमारे ज़मीनों के दस्तावेज इकट्ठा किए और एक एंटिटी का हमने गठन किया और उसको हमने ये एग्रोनिको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नाम दिया। एक बार जब किसान उत्पादक संगठन अस्तित्व में आ गया तो इसके सदस्यों के हौसले भी बढ़ने लगे, लेकिन आगे कई और मुश्किलें सदस्यों का इंतजार कर रही थीं। शुरुआत में किसानों के भरोसे को जीतने में समस्याएं आईं, उन्हें समझाने में, सदस्य बनाने में परेशानियां आईं। तमाम दिक्कतों के बावजूद सदस्य डटे रहे। मेहनत और लगन का असर दिखा। इलाके के किसान भी समझने लगे और संगठन से जुड़ने लगे। इस तरह कंपनी का कारवां बढ़ने लगा। शुरू में बड़ी कठिनाई आई सदस्य जोड़ने में। हमारे जो 10 सदस्य थे उनके साथ ही हम 2 वर्ष 3 वर्ष तक कार्य करते रहे। फिर धीरे धीरे जब हम गांव में गए और गांव में हम कुछ खरीदी फसल की करने लगे और उनको हम जब लोगों को बताया कि भाई इस प्रकार से हमारी कंपनी कार्य कर रही है, इस प्रकार से हम किसानों के बीच में कार्य कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोगों ने सहयोग करना शुरू किया। जब इलाके के किसान एफपीसी से जुड़ने लगे तो लगा कि अब राह आसान हो गई है। इसके बाद काम को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ी तो बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन जब बैंक पहुंचे तो पता चला कि 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद ही लोन मिल पाएगा। ऐसे में थोड़ी परेशानी तो जरूर हुई, लेकिन कुछ ही वक्त में हल भी निकाल लिया गया। इलाके के किसानों से मिले और उनसे मदद मांगी। हालांकि बाद में कोरोना काल के आने से काम प्रभावित हुआ, लेकिन कोरोना काल के बाद काम को दोगुने जोश के साथ शुरू किया गया।
शुरू में हम जब बैंकों में गए और बैंक में जाकर वहाँ पर तफ्तीश की तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक आप 3 साल तक आपका ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगा तब तक कोई आपको लोन या किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलेगा। तो फिर हमको ये ध्यान में आया कि 3 साल तक हम ये तो राह नहीं देख सकते कि भाई जब 3 साल का हमारी ऑडिट रिपोर्ट होगी तब तक क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि सीधा किसानों से मिलें। उसी के बीच में कोरोना काल आ गया और 2 साल तक हम जो हमारा कार्य था वो थोड़ा सा एकदम जीरो पे आ गया। फिर हमने कोरोना काल के बाद फिर से उस कार्य को प्रारंभ किया। कंपनी के पास इनपुट शॉप भी है जहां से किसानों को पेस्टिसाइड और बीज की बिक्री की जाती है। यहाँ खास बात यह है कि इनकी दर बाजार के मुकाबले कम होती है। इससे इलाके के किसानों को अच्छा फायदा मिल जाता है और दूसरी परेशानियों से भी निजात मिल जाती है। जैसे हमने 2022-23 में एक पेस्टिसाइड्स का लाइसेंस लिया था और हमने शॉप चालू की थी। तो जैसे हमारे एफपीओ में 310 फार्मर है तो हम उन्हीं को दवाई भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम कंपनी से बल्क में दवाई ले लेते हैं तो कम रेट में मिल जाती है और जो हमारे 310 किसान हैं उनको हम ये दवाई उनके खेतों में डालने के लिए देते हैं तो उनको मार्केट से 20 से 25% डिस्काउंट में मिल जाती है। गांव में ही बीज और कीटनाशक की उपलब्धता से जहां खेती बाड़ी का काम आसान हो जाता है, वहीं फसल तैयार होने के बाद उसे बेचने की समस्या का भी अब सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ किसानों के घरों से ही अनाज की खरीद कर ली जाती है और उन्हें बेहतर कीमत दी जाती है। इससे वो फसल को बाजार में ले जाने के खर्च, बाजार में होने वाले दूसरे खर्चों और परेशानियों से बच जाते हैं। इससे किसान उत्पादक संगठन के साथ साथ किसानों को भी फायदा हो रहा है। सर, किसान फसल जैसे पहले मंडियों में लेके आता था तो उसको समय ज़्यादा लगता है, उसको लेके आने में उसका ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा लगता है। तो हमारी कंपनी के द्वारा उसको ये सुविधा प्रदान की गई, भैया सीधा आपका जो अनाज है वो आपके घरों से या गोदामों से लिया जाएगा। उससे यह होता है कि किसानों का जो समय बच जाता है, ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा बच जाता है, जिससे उसको 20 से 30 रुपये प्रति कुंटल उसको उसके घर से या उसके गोडाउन से उसको फसल का मूल्य प्राप्त हो जाता है। अब जैसे कि खर्चा एक्स्ट्रा प्रति कुंटल ऐसा लगता है कि किसान ट्राली में भर के जो लेके आता मंडियों में, उससे कम 50 रुपये प्रति क्विंटल का उसको खर्च आता है 1 क्विंटल लेके आने में। इस किसान उत्पादक संगठन की सबसे खास बात है कि ये फसल पर बेहतर भाव पाने के तौर तरीकों की संभावनाओं की तलाश करता रहता है। यही वजह है कि स्थानीय बाजार और देश के बाजार के बाद इसकी नजर अब दुनिया के विशाल बाजार पर है। इसके लिए एपीडा से एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया गया ताकि विश्व के बाजारों में अपने उत्पाद को पहुंचा सके। हम इस कार्य में उतरे तो हमको लगा कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें जो भाव मिल रहे हैं हमें, वो उससे किसानों का ज़्यादा भला नहीं हो सकता। तो मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, तो हमने भी ये सोचा कि अपने एफपीओ में बहुत सारा जो प्रोडक्शन हम करते हैं वो दुनिया के दूसरे देशों में हम भेज सकते हैं। और इसके लिए हमने एक्सपोर्ट में लाइसेंस लेने के लिए और प्रक्रिया शुरू की। हरदा जिले में हमारा एक ही एफपीओ है जिसके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस है। विदेश के बाजारों में जगह बनाने की उम्मीद में जब काम करने की योजना तैयार की गई तो कोरोना की दस्तक ने बाधाएं खड़ी कर दी। ऐसे वक्त में भी इस किसान संगठन से जुड़े एक सदस्य ने रास्ता निकाला और निर्यात से जुड़ी सभी जानकारियों को ऑनलाइन खंगाल लिया। एक्सपोर्ट से जुड़ी हर तरह की जानकारियां जुटा ली और इस मामले के विशेषज्ञ बन गए। लाइसेंस जब हमने प्राप्त किया, फिर धीरे धीरे एक्सपोर्ट क्या होता है इसके बारे में हमने जानने की प्रक्रिया शुरू की। तो कोरोना काल में मुझे ध्यान में आया कि अपन क्यों न एक्सपोर्ट के पूरे सारे जो विषय हैं उनके बारे में अध्ययन करें। और मैंने ऑनलाइन उसमें बहुत सारा अध्ययन किया और ये ध्यान में आया कि जो एक्सपोर्ट का विषय वो आगे आने वाले भविष्य में हमारे किसानों के लिए और लाभकारी हो सकता है। और एक्सपोर्ट से जो मुद्रा प्राप्त होगी उससे देश का भी भला होगा। तो एक देशभक्ति का पूरा भाव भी उससे जुड़ा हुआ है। और हमारे किसानों को जब बाहर किसी दुनिया के दूसरे देश में कोई सामग्री भेजेंगे तो उससे लाभ जो प्राप्त होगा वो डोमेस्टिक मार्केट से कई गुना ज़्यादा अच्छा प्राप्त होगा,
इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। एक बार जब निर्यात का लाइसेंस मिल गया तो एपीडा और एमएसएमई विभाग की तरफ से प्रशिक्षण के साथ साथ प्रोत्साहन भी मिला। साथ ही वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला, जहां 80 देशों के खरीदारों से मिलने और जुड़ने का मौका मिला। एपीडा के द्वारा और एमएसएमई विभाग के द्वारा, दूसरे जो डिपार्टमेंट है सरकार, उनके द्वारा हमारे को प्रोत्साहन के बतौर उन्होंने अलग अलग स्टेप पर प्रशिक्षण दिया। और वर्ल्ड फूड इंडिया में हमारे एफपीओ को जाने का अवसर मिला एपीडा के माध्यम से। तो वहाँ पर दुनिया भर के 80 देशों के जो बायर्स थे वो उपलब्ध थे और हमारे 5 लोगों की टीम वहाँ पर 4 दिन रहकर हमने वहाँ के जो बायर्स थे उनसे बात की, वहाँ कैसे व्यापार चलता है। निर्यात का लाइसेंस, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के बाद जब विदेशी खरीदारों से जुड़ने का मौका मिला तो सबसे बड़ी जो समस्या सामने आई वह थी भाषा की। अंग्रेजी भाषा की जानकारी नहीं होने से परेशानियां आईं, लेकिन उसका भी तोड़ निकाल लिया गया। साथ ही भारतीय दूतावास से भरपूर सहयोग मिला, जिससे काम आसान होता चला गया। भाषा की समस्या थी, हमको हमारी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना अपने जो नियर बाई कंट्री है, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान, नेपाल, यूएई, तो हमें वहाँ पर भाषा की समस्या नहीं है, हम हिंदी में भी वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो हमने उन देशों को और अपना वहाँ पर वायर से बात करना शुरू किया। उसमें जो भारत की एम्बेसी है उनका बहुत बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने वहाँ के बायर्स की लिस्ट और सारे चीज़ें उपलब्ध करवाई। और धीरे धीरे हमने ये सोचा कि भले ही हमारा काम अभी धीरे है, लेकिन अगले 10 वर्ष में जाते जाते हमारा जो एक्सपोर्ट का काम है वो पूरी दुनिया में हम उसको कवर करेंगे। ऐसा सोचकर हमने एक्सपोर्ट का ये सारा पूरा तंत्र खड़ा करने का प्रयास किया है। निर्यात के साथ साथ देश के बाजारों में भी समान रूप से पकड़ बनाने की योजना तैयार की गई। यही वजह है कि फसल की अच्छी गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है। सही तरीके से सैंपलिंग और गुणवत्ता की जांच की जाती है ताकि अच्छी कंपनियों को बेचकर बेहतर भाव हासिल किया जा सके। किसान जो 310 सदस्य हमारे बनाए गए हैं, उन लोगों से हम पहले बातचीत करते हैं, भैया कि आप लोगों का मटेरियल अच्छे भाव में बिकवाने की ड्यूटी या वो कंपनी की रहेगी। तो हम लोग उसके पास से मटेरियल उठा के सैम्पलिंग करते हैं। पहले हमारी कंपनी की जो लैब बना रखी है हम लोगों ने एक छोटी सी, उसमें हम उसको सैंपल को टेस्ट करके फिर कंपनियां जो भी खरीदना चाहती हैं उनको सैंपलिंग देते हैं। तो जैसे अगर वहाँ सैंपल पास हो जाता है तो सैंपल पास होने के बाद किसान के पास से मटेरियल ले जाके उन कंपनियों के गोडाउन से या गोदामों में सप्लाई दे दिया जाता है। ट्रेड लाइसेंस और ट्रेडमार्क का लाइसेंस मिलने से इस किसान उत्पादक संगठन के विकास की रफ्तार तेज हो गई है। इस इलाके में चना, मूंग, गेहूं, सोयाबीन और चिया सीड का उत्पादन होता है, जिसे प्रोसेस कर छोटे छोटे पैकेट में बेचने की योजना तैयार की गई है। इन उत्पादों को स्थानीय बाजार के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी बेचा जाएगा। 2026 में हमको ट्रेडमार्क मिला है और ट्रेड लाइसेंस हमें 2023 में मिला है मंडी ट्रेड के लिए। और अभी यहाँ हमारे क्षेत्र में बहुत सारी फसलें होती है, जैसे चना, मूंग, गेहूं, सोयाबीन और चिया सीड। तो इन फसलों को अभी हम लोग छोटी पैकिंग में करके और कंज्यूमर तक भेजने का आगे का प्लान है। इसके लिए ट्रेडमार्क हमारा कंप्लीट हो गया है और बहुत ही जल्द हमारा 500 ग्राम की पैकिंग में शुरुआत करेंगे हम लोग। कंपनी बाजार के अलग अलग मंचों पर फसल बेचने के फायदों को बखूबी समझती है। यही वजह है कि कमोडिटी एक्सचेंज पर भी काम कर रही है। यहाँ कारोबार करने से बाजार के जोखिम प्रबंधन में भी मदद मिल रही है। कमोडिटी एक्सचेंज में खासियत है कि उसमें वहाँ पर भविष्य के भाव को लॉक करने की अपनी व्यवस्था है। उसके अंतर्गत पुट ऑप्शन विभिन्न फसलों का होता है, जिसको हमको प्रीमियम दे के खरीदना पड़ता है। जब बोनी का समय होता है उस समय अंदाज लगा लिया जाता है कि अगले 4 महीने पश्चात भाव क्या रहेगा। तो उसकी जो पुट ऑप्शन होता है वो पुट ऑप्शन खरीद लिया जाता है, ताकि अगर मान लीजिए भाव ऊपर जाए
तब तो आप बाज़ार में बेच सकते हैं। और अगर भाव नीचे जाता है तो उसकी जो भरपाई है तो उसको वो जो हमने प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम से उसकी भरपाई हो जाती है। विगत 2 वर्षों से नाबार्ड द्वारा भी उसमें कुछ जो पुट ऑप्शन है उसका प्रीमियम एफपीओ को दिया जाता है और उससे कई बार हमने उसमें जब किया तो उसमें लाभ भी हुआ। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित इस किसान उत्पादक संगठन के पास कस्टम हायरिंग सेंटर भी है, जिससे किसानों को बड़ी मदद मिलती है। इसके अलावा किसानों को कीमती सलाह देकर उन्हें आगे बढ़ाने में मदद की जाती है। मंडी.com के लिए मध्य प्रदेश के हरदा से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।